पाम टीवी पाकिस्तान अवामी महाज का यूट्यूब टीवी चैनल, इसका आगाज़ हो रहा है और उसमें मुख्तलिफ़ सियासी, समाजी, माशरती, सकाफ़ती और दीगर मौज़ूआत ज़ेर बहस आएंगे और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम भी पेश किए जाएंगे। मैं हसन जाफ़र ज़ैदी आज इस प्रोग्राम को पेश कर रहा हूँ। हमारे बहुत से दूसरे दोस्त और साथी भी वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर प्रोग्राम पेश करेंगे। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो हमारा मौजूदा सियासी बहरान है। इस बहरान को इस वक्त जिस तनाजुर में आम तौर पे समझा और देखा जा रहा है वो बहुत ही महदूद तनाजुर है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ तज्ज़िया निगार, मुख्तलिफ़ एंकर पर्सन्स, मुख्तलिफ़ कॉलम निगार इसको जिन दायरों में रख के तज्ज़िया कर रहे हैं उसमें एक तो ये समझा जा रहा है कि ये सारा मसला कोई जो हर 3 साल के बाद तकर्री होती है, ये सारा उसका मसला है। कुछ लोगों का ख़्याल ये है कि ये सारा मसला नैब की वजह से पैदा हुआ है, जो केसेस बनाए गए मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने, मुख्तलिफ़ अशराफिया के धड़ों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़, ये सारी कशमकश उसका नतीजा है। तीसरा एक ख़्याल ये है कि पैसा चल रहा है और सारा खेल जो है वो पैसे का है। एक चौथा जो पहलू लिया जाता है आम तौर पे वो है सिविल मिलिट्री तनाज़ा, और सिविल मिलिट्री तनाज़े का भी वक्तन फ़वक्तन बदलता रहता है। कभी सिविल कोई और हो जाता है, मिलिट्री कोई और हो जाती है। तो ये 4-5 महदूद से दायरे और तनाजुर हैं जिसमें चीज़ें इस वक्त ज़ेर बहस लाई जा रही हैं। लेकिन ये जुज़ियात हैं, ये मुकम्मल गेम को, मुकम्मल तनाजुर को पेश नहीं कर रहे। ये सब जगह अपनी जगह हकीकतें हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी चीज़ हकीकत नहीं है, लेकिन ये एक बड़े कुल का जुज़्व है। वो जो 3 साल तकर्री है वो भी एक पहलू है अपनी जगह, नैब भी एक पहलू है अपनी जगह, पैसा भी चल रहा है अपनी जगह, सिविल मिलिट्री तनाज़ात भी अपनी जगह, लेकिन ये सब एक बड़े तनाजुर के अंदर देखे जाने चाहिए। और वो बड़ा तनाजुर जो है हम उससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो पहलू है जो हमारे सारे तज्ज़ियों में आजकल मिसिंग है। वो तनाजुर क्या है? वो तनाजुर दरअसल अगर हम पिछले 30 साल की बात करें तो दरअसल तो ये सर्द जंग के ख़ात्मे के बाद तनाजुर बदल गया था। हमारी और हमारी तरह के दूसरे मुल्कों की हुकूमतों को उलटने पलटने का सिलसिला तो दूसरी आलमी जंग के बाद से होता आया है। अफ्रीका में, लातीनी अमेरिका में, एशिया में, मशरिक़ वस्ता में, हर तरफ होता चला आया। लेकिन उसका तरीक़ाकार या उसकी डायमेंशन जो सर जंग के दौर में थी वो सर जंग के ख़ात्मे के बाद बदल गई। इस पे मेरी एक तफसीली वीडियो है, वो लिंक आपको दे देंगे, आप उसमें देख सकते हैं कि ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल डायनामिक्स है वो किस तरीके से बदली। उस तफसील में इस वक्त जाने का मौका नहीं है, लेकिन मुख्तसरन ये बताना ज़रूरी है यहाँ कि जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया सर जंग के ख़ात्मे के बाद, तो उसमें रियासतों के और मगरबी और ग्लोबल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो ताकतें हैं उनके दरमियान ताल्लुकात में एक बड़ी तब्दीली ये आ गई कि वो काम जो वो ताकतें पहले फ़ौजी आमरीतों के ज़रिए लेती थी वो अब उन्होंने नाम नहाज सिविल के नाम से लेनी शुरू कर दी। और उसमें बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट टाइकून्स हैं वो आ गए, और फिर ये ग्लोबल कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर जो है या ग्लोबल कैपिटलिज़म है उसमें ऑफशोर कंपनियां और हमारे जो सियासत और मईशत और तिजारत और कारोबार ये आपस में जुड़ गए। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आ गई और रियासत को कमज़ोर और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को मजबूत किए जाने का दौर शुरू हो गया। अभी हम उस तफसील में नहीं जा रहे, उसके लिए आप दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। इस वक्त ये जो
सिलसिला पिछले 30 साल में और ख़ास तौर से फिर 9/11 के बाद से हुआ, वो हमारे ख़ित्ते में अमेरिकन और वेस्टर्न ब्लॉक के साथ जो हमारी इलाकाई ताकत बनाने की कोशिश की गई भारत को, तो उस हवाले से एक इंडो अमेरिकन लॉबी इमर्ज हो गई और इंडो अमेरिकन लॉबी और उसके मुखालिफ लॉबी, ये दो लॉबीज़ पिछले 20-25 साल से हमारी सियासत के गिर्द घूम रही हैं। 2008 में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, फिर जो NRO हुआ, फिर 2008 और 2013 और 2018 के इंतखाबात हुए, उसमें ये तनाज़ुर बड़ा अहम हो गया। इसको हमारे यहाँ बाज़ औक़ात इंटरनल एस्टेब्लिशमेंट और एक्सटर्नल एस्टेब्लिशमेंट के बाहिमी टकराव के तौर पे भी पेश किया जाता है। सिविल मिलिट्री की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, लेकिन उसका कंटेंट नहीं बताया जाता कि मुख्तलिफ़ अदवार में अगर नवाज़ शरीफ का फ़ौजी अदारों के साथ कोई टकराव था या तनाज़ा था तो उसका कंटेंट क्या था, और आज इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो टकराव है उसका कंटेंट क्या है। हम कंटेंट पे बात नहीं करते, हम सिर्फ जो ज़ाहिरी चीज़ें उनकी बात करते हैं। तो नवाज़ शरीफ और आसिफ ज़रदारी का जो टकराव था, जिसके मुख्तलिफ़ पहलू हमें यहाँ पे देखने में नज़र आए, उसमें मेमो गेट भी आया, उसमें डॉन लीक्स भी आया, उसमें ये वाक़यात भी आए कि अमरीकी सफारतकारों ने और अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स ने हमारे नौजवानों को सड़कों पर कुचल कर फेंक दिया, और उसके नतीजे में यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाई गईं जिनसे पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुँचता था। इस पिछले पस मंज़र में ये जो इंडो अमेरिकन लॉबी एक तरफ और उसके मुखालिफ लॉबी, ये दिन ब दिन गहरी होती गई। हमारे मीडिया हाउसेज इसमें तकसीम हो गए, हमारी एस्टेब्लिशमेंट में दरार पड़ गई। वो ये जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस मैं कहूँगा इसके गिर्द तकसीम हो गई, हमारी अदलिया तकसीम हो गई, और पॉलिटिकल एलीट तो तकसीम थी ही। ये कशमकश 2008 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें अहम किरदार कोंडोलीज़ा राइस के मुताबिक अमेरिका ने अदा किया था और डील करवाने की कोशिश की गई थी मुशर्रफ और बेनज़ीर के दरमियान, उसके नतीजे में ये 10 साल 2008 से लेकर 2018 तक गुज़रे। लेकिन इस दौरान में वो लॉबी जो इंडो अमेरिकन लॉबी या इंडो अमेरिकन डोमिनेशन या इस रीजन में भारत की जो एक पुलिसमैन के किरदार की मुखालफत करती है, उसकी तरफ से 2018 में दबाव बढ़ा और इमरान खान की हुकूमत बन गई। इस दौर में भी ये कशमकश चलती रही। अमेरिका को ये इमरान खान का इक़्तिदार में आना शुरू दिन से ही पसंद नहीं था। उसके इक़्तिदार में आते ही अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का बयान ये था कि हम आपको IMF को कहेंगे कि आपको एक पैसा भी ना दिया जाए, क्योंकि आप इससे चीन के कर्ज़े वापस करेंगे। उसके फ़ौरन बाद जो पाकिस्तान की तरफ से कोई तरबियत के लिए एयर फोर्स के नौजवानों ने जाना था और कुछ और बहुत से प्रोग्राम थे, वो कैंसिल कर दिए गए। सो अगर आप इब्तदाई दौर के अखबारात उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि ये कशमकश अमेरिका की और इमरान खान की अब आके नहीं शुरू हुई, ये इसका पस मंज़र काफ़ी पुराना है। इसको रिलेट करना चाहिए हमारी इलाके की जियोपॉलिटिकल जो डिवाइड है, जो हमारी जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस हैं उनके साथ, और जब हम उनके साथ रिलेट करते हैं तो फिर हमें समझ में आता है कि पिछले 3-3.5 साल में भी जो खींचातानी चलती रही, जिस टाइट रोप के ऊपर इस इमरान खान की हुकूमत को रखा गया, वो भी एक्सप्लेन हो जाती है। उसकी तफसीलात में हम इस वक्त नहीं जाते, लेकिन मामला गहरा हुआ पिछले साल अगस्त में, जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकला। अमरीकी इनखला के साथ ही यहाँ पर वो लॉबी जो चाहती थी और चाहती है कि यहाँ अमरीकी मफादात और अमरीकी शिकंजा जिसमें हम पिछले 75 साल से जकड़े हुए हैं,
उससे हम कुछ निकल के अपने आज़ाद फ़ैसले भी करें। उसकी तर्जुमानी किसी हद तक इमरान खान की हुकूमत कर रही थी, जिसमें जो अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखला के वक्त मुतालबे किए जा रहे थे या किए जाने थे, उन पर इनकार कर दिया गया। उसके बाद फिर बहुत सी बातें जो अमेरिका की तरफ से थीं वो मानी नहीं जा रही थीं। ख़ुद अमरीकी सफ़ीर इस 3.5 साल के अरसे में पाकिस्तान में नहीं था। डिप्लोमेटिक जो लेवल है पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने वो अपना कम कर दिया था। यहाँ पर अमरीकी कौंसलेट के लेवल का था, चार्ज डी अफेयर रखा हुआ था। इसी दौरान में फिर ये यूरोप में जो कशीदगी बढ़ी मगरबी ब्लॉक की और रूस की, और वो मंतज हुई यूक्रेन की जंग में, उस वक्त साथ ही दौरा इमरान खान का हो जाता है रूस का, जिसके बाद फिर ये कशीदगी अपने इंतहा को पहुंची और हमारी जो जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस हैं, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट में हैं, अदलिया में हैं, मीडिया हाउसेस में हैं, उनका टकराव शदीद हुआ। और ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके हुकूमतें बनाई जाती हैं, उनमें फिर तोड़ फोड़ की गई और उस हुकूमत को गिराया गया और फिर उसके बाद एक नया सेटअप लाया गया। ये उस लॉबी की एक तरह से कामयाबी हुई है जिसे हम इंडो अमेरिकन लॉबी कहते हैं, या मैं यूँ कहूँगा कि इसमें बहुत सारा उनसर वो भी है जो कि इंडिया की बालादस्ती को तो नहीं मानता, लेकिन वो अमेरिका की बालादस्ती के सामने बहुत जल्दी ढेर हो जाता है और वो उस प्रेशर को या उस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सका जो पिछले साल अगस्त से डाला जाना शुरू हो गया था। और फिर फाइनली अप्रैल में उन्होंने पिछली हुकूमत को फारिग किया और मुकम्मल तौर पे सरेंडर कर दिया अमरीकी मुतालबात के सामने, IMF की शराइत के सामने, और पाकिस्तान एक अजीम माशी बहरान का शिकार हो गया, सियासी बहरान का शिकार हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस किस्म की चीज़ें अब हो रही हैं, ये आम सियासी बहरान की अलामतें नहीं होती। जिस तरीके से कौमी असम्बली के अंदर हुकूमत को फारिग किया गया, फिर जिस तरीके से अदालतों के फ़ैसले हुए, फिर जिस तरीके से पंजाब की सूबाई असम्बली का बहरान पैदा हुआ, और फिर अभी जो हालिया बहरान है कि किस तरीके से इंतखाबात में जो लॉबी पाकिस्तान को अमरीकी इंडो अमेरिकन लॉबी से बाहर निकालना चाह रही है, उनके नैरेटिव के हामी लोगों को इंतखाब में उनका हिस्सा लेने से या इंतखाब में उनकी नशिस्तें लेने से जिस तरीके से धांधली की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद जो एक अजीम अवामी लहर आई है जिसमें ये जो नैरेटिव है जो रिलेट करता है और जो डोमिनेट करता है इस वक्त हमारी पॉलिटिकल लैंडस्केप को, उसमें ये नेशनलिज़म का जो उभार है जो पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले 60 और 70 की दहाई में भी बहुत नुमायाँ तौर पे उभर के सामने आया था, वो अब दोबारा देखने में आया है। और वो एक ऐसा बहाव है जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को उस तरीके से उस सिमत में नहीं जाने की इजाज़त दे रहा जो कि मुक़्तदर ताकतें जिस तरीके से चाहती हैं। ये पहले भी हो चुका है कि मुक़्तदर ताकतों ने उस बहाव को रोकने की या एक और चैनल में ले जाने की कोशिश की और कामयाब नहीं हुए। लेकिन अब और तब में एक फ़र्क है, वो ये है कि उस वक्त मुक़्तदर हल्के एक पेज पे होते थे। अब ये फ़र्क आ गया है कि मुक़्तदर हल्कों में ये जो जियोपॉलिटिकल डिवाइड है ये उसमें दाखिल हो गई है, जिसकी वजह से ये बहरान हल नहीं होने पा रहा। सूबाई असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब में 186 नशिस्तें लेने वाले को नाकाम और 179 नशिस्तें लेने वाले को कामयाब करार दिया जा रहा है। 10 नशिस्तें उस जमात की कैंसिल की जा रही हैं जिसका नुमाइंदा, जिसका उम्मीदवार उसके अंदर हिस्सा ले रहा है, और पार्टी का सरबराह ये हिदायत जारी कर रहा है कि मेरी पार्टी के उम्मीदवार के बजाय जो मुखालिफ है उसको वोट दिए जाएं, और मेरी पार्टी का जो उम्मीदवार है वो अपने हक़ में भी वोट ना दे, वो अपने मुखालिफ को वोट दे।
इस तरह की मज़ाक़-खेज़ सूरत हाल पाकिस्तान की 75 साल की सियासी तारीख़ में कभी देखने में नहीं आई। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये इस बात का इज़हार है कि ये इतना सिंप्लीफाइड मामला नहीं है कि ये तकर्री का मसला है या ये नैब के केसेस का मसला है या खाली पैसा चल रहा है या सिविल मिलिट्री का मसला है। ये बड़ा तनाज़ुर है। इस बड़े तनाज़ुर के अंदर रख के हम चीज़ों को देखना शुरू करें और हमारे अवाम इस बड़े तनाज़ुर में चीज़ों को देखें, क्योंकि ये हल पजीरी की तरफ जा रहे हैं। माजी में ऐसा होता था कि जो नॉर्मल पॉलिटिकल क्राइसिस या आम सियासी बहरान होते थे वो हल हो जाया करते थे और कुछ अरसे के लिए इस्तेकाम आ जाता था। अब ये सूरत हाल क्यों नहीं पैदा हो रही, उसकी वजह ये है कि ये एक बड़ा मामला है। ये इतना छोटा और ये जो जुज़ियात जिसमें हम रख के देख रहे हैं वो नहीं है, क्योंकि ये बड़े मामले ने अब शदीद होना है। अभी पिछले ही हफ्ते 2 सरबराही कॉन्फ्रेंस से हमारे इलाके में हुई। एक खलीजी ममालिक की कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अमरीकी सदर जो बाइडन ने शिरकत की, जिसमें उन्होंने बहुत से मुतालबात अरब ममालिक से किए। कुछ उनकी बात सुनी गई, मानी गई, लेकिन बहुत सी बातें उनकी नहीं मानी गई। मसलन उन्होंने मुतालबा किया कि सऊदी अरब अपने तेल की पैदावार $12 मिलियन बैरल फ़ी हर रोज़ से बढ़ा के 15 मिलियन बैरल करे। वो सऊदी अरब ने इनकार कर दिया। इसी तरह से उनकी बहुत सी बातें नहीं मानी गई और अल जज़ीरा के एक कमेंटेटर के मुताबिक जो बाइडन खाली हाथ गया है उस कॉन्फ्रेंस के बाद। उसके बाद एक दूसरी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई ईरान में, जहाँ पे पुतिन और तुर्की के सदर उर्दवान ने शिरकत की और रूस और ईरान और तुर्की के दरमियान शाम के मामले को सुलझाने के लिए आपस में बहुत सारी चीज़ें तय हुई हैं। सो ये अलामतें हैं इस बात की कि हमारे ख़ित्ते की जो ब्लॉक हैं, जो दो हिस्सों में एक कशमकश चल रही है, उसकी शिद्दत में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। हमारे इलाके की जियोपॉलिटिक्स की डायनामिक्स बदल गई है। ये 30-40 साल पहले वाली नहीं है। अमेरिका भी अब वो माशी ताकत नहीं रखता जो 20-30 साल पहले हुआ करती थी। आज वो एक बुढ़ा शेर है जिससे यहाँ के वो ममालिक जो हमेशा उसकी ताबेदारी करते हैं वो नहीं कर रहे। लेकिन पाकिस्तान के मुख्तज़र अदारों के अंदर जो डिवाइड है और जिस तरीके से वो मौजूदा सियासी बहरान को बढ़ाते चले जा रहे हैं, इन हालात में ये बहरान अगर हमारे इलाके में बढ़ता गया और अमरीकी दबाव के सामने हमारे मुख्तज़र हल्के बैठते चले गए तो ये बहरान मज़ीद शदीद होगा, माशी बहरान शदीद होगा। और इस कशमकश में पाकिस्तान के अवाम सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। इसलिए पाकिस्तान के अवाम को इस सूरत हाल को बड़े तनाज़ुर में रख के देखना और सोचना चाहिए और इस पर नज़र रखते हुए एक ऐसा सियासी लाएअमल, एक ऐसा सियासी प्रोग्राम, एक ऐसी सियासी जमात को वजूद में लाना चाहिए जो कि अवाम की सही मायनों में तर्जुमानी करती हो। बहुत शुक्रिया।